हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कहता है कि लॉ इनकंसिस्टेंस विद और इन अ डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर वाइड। तो आर्टिकल 13 क्यों इम्पोर्टेंट है, आज हम जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। इसकी इंट्रोडक्शन आर्टिकल 13 के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो इसमें यूज हुई हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी के बारे में, और ये भी जानेंगे कि क्या वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है अंडर आर्टिकल 368 क्या वो लॉ है विद एन आर्टिकल 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बेयर लैंग्वेज दी गई है आर्टिकल 13 की। वो आर्टिकल 13 की क्लॉज 1 कहती है कि ऑल लॉ इन फोर्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इन कंसिस्टेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी वाइड। हम इस प्रोविजन को आगे जाके इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप इसमें समझिए जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो है लॉ इन फोर्स, टेरिटरी ऑफ इंडिया और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनकंसिस्टेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वाइड। तो जो सेकंड क्लॉज है वो कहती है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिज द राइट ऑफ कन्फर्ड बाय दिस पार्ट मीन्स पार्ट थर्ड, and any law made in contravention of this clause to the extent of such contravention be void। तो दोनों क्लास जो लॉ हैं वो इनकंसिस्टेंस हैं अगर फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड के साथ, तो वो वाइड होंगे। तो जो क्लॉज थर्ड है वो आर्टिकल के लॉ में और लॉ इन फोर्स की डेफिनेशन देती है। क्लॉज थर्ड सब क्लॉज ए कहता है कि लॉ इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉ, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम एंड यूजेस हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। उसके बाद क्लॉज बी कहता है लॉ इन फोर्स इंक्लूड लॉ पास्ड बाय मेड बाय लेजिस्लेचर और अदर competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and no previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be in operation either at all or in a particular area। और जो फोर्थ क्लॉज है वो कहती है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। तो ये पूरा का पूरा हम जो आर्टिकल है वो आगे जाके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 13 की इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आर्टिकल 13 क्यों इम्पोर्टेंट है? आर्टिकल 13 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है। इसे फंडामेंटल राइट के एज ए सेफ गार्ड के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि ये पावर देता है जुडिशियल रिव्यू की उन सारे लॉ में जो इनकंसिस्टेंस है फंडामेंटल राइट के साथ। सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, इनके पास पावर है कि वो किसी भी लॉ को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है अगर वो इनकंसिस्टेंस है विद फंडामेंटल राइट के साथ। तो दिस आर्टिकल मेंटेन द सुपरमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट। इस आर्टिकल में फंडामेंटल राइट की सुपरमेसी मेंटेन की गई है। जो क्लॉज 1 है आर्टिकल 13 की वो डील करती है प्री कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के साथ, और क्लॉज 2 है वो डील करती है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के साथ। तो क्लॉज थर्ड है वो डिफाइन करती है लॉ और लॉ इन फोर्स को। तो बेसिकली ये 3 आर्टिकल का जो इंट्रोडक्शनली रक्स है। आर्टिकल 13 है वो क्लियर एंड अनइवोकेबल स्पष्ट टर्म में ये कहता है कि जो लॉ प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है वो इनकंसिस्टेंस है अगर और डेरोगेटरी है फंडामेंटल राइट के साथ, तो वो वाइड हैं। तो सब क्लॉज थर्ड है वो लॉ की डेफिनेशन आती है जिसमें रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम एंड यूजेस ऑफ फोर्स आते हैं। इससे पहले कि हम इस आर्टिकल को और डिटेल में देखें, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो आप मीनिंग है उनके, जैसे कि डेरोगेशन मीन्स टेकिंग अवे, लेसनिंग और एम्पेयरिंग द अथॉरिटी, पोजीशन और डिग्निटी। किसी भी चीज की जो डेरोगेशन है उसकी डेरोगेटरी है, अगर उसका वही अथॉरिटी है उसको कम करती है, उसकी पोजीशन को कम करती है, उसको टेकिंग अवे का उसको है वो
वहाँ से उसको अलग करती है, उसके कंसिस्टेंसी नहीं रखती है, तो उसको डेरोगेशन की डेफिनेशन में मानेंगे। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया है जो डिफाइन है आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टेट हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी देखा है, जो आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है, वही एक्सप्रेशन का मीनिंग यहाँ पे भी यूज होगा। तो लॉ की डेफिनेशन क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में दी गई है, ऑर्डिनेंस, लॉ, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम एंड यूजेस। उसके बाद लॉ इन फोर्स की डेफिनेशन क्लॉज 3 सब क्लॉज बी में दी गई है कि कोई भी लॉ है जो लेजिस्लेचर द्वारा पास किया गया है या किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, जो अथॉरिटी इंडिया में है और वो लॉ इंडिया में एप्लीकेबल है और वो खत्म नहीं हुआ, वो लॉ इन फोर्स की डेफिनेशन में आएगा। तो जो आर्टिकल 13 है बेसिकली ये बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो डिवाइड करता है, कैटेगराइज करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स 26 जनवरी 1950 से पहले के जो लॉ बने हुए थे और जो 26 जनवरी 1950 के बाद जो लॉ बनेंगे उनके बारे में ये सारी बात करता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया है वो रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। रेस्ट्रोस्पेक्टिव मीन्स वो बैक डेट से कोई भी उसकी प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। आर्टिकल 13 कहता है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं अगर वो क्लैश करते हैं फंडामेंटल राइट के साथ, तो जहां तक वो क्लैश करते हैं वो वहीं तक ही वाइड होंगे। तो फंडामेंटल राइट है वो प्रोस्पेक्टिव है इन ऑपरेशन। प्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन की वो जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसकी प्रोविजन भी उसी दिन से ही लागू हुई। प्रोस्पेक्टिव क्यों है? क्योंकि फंडामेंटल राइट थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले किसी को भी अवेलेबल फंडामेंटल राइट नहीं थे। तो इसकी जो क्लॉज है वो क्लियर करती है कि दोज पार्ट ऑफ प्रोविजन शैल बिकम वाइड विच आर इनकंसिस्टेंट। पूरा का पूरा एंटायर एक्ट है वो डिक्लेयर एब इनिशियो वाइड नहीं हो सकता। एब इनिशियो वाइड हम किसी भी एक्ट को, स्टैट्यूट को, लॉ को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं प्रोविजन को एब इनिशियो वाइड या उनको इनकंसिस्टेंसी को कंसीडर करते हुए उनको उसी एक्सटेंट तक हम वाइड डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। जो स्टैट्यूट होता है, कोई भी लॉ होता है, वो प्रोस्पेक्टिव ही होता है अनलेस एक्सप्रेसली, और जो नेसेसरी इम्प्लीकेशन है उसको बनती है, जो उसको रेस्ट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन का इफेक्ट देती है, तब तक वो लॉ प्रोस्पेक्टिव ही माना जाएगा। और आर्टिकल की ऐसी 13 की कोई ऐसी प्रोविजन जो इंडिकेट या कोई ऐसी इंटेंशन नहीं बताती है कि जिससे वो रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। ये रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जैसे हम अभी देखते हैं कि जो लॉ हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो वाइड नहीं है। तो अगर वो वाइड इटसेल्फ ही हो जाते तो पीछे के जो कम एक्ट हुए हैं, जब कोई ऑफेंस हुए हैं, तो जो प्रोसिक्यूशन उसमें चल रही है वो प्रोसिक्यूशन नहीं हो पाती। अक्यूज्ड के जो ट्रायल्स हैं, जो वायलेटर हैं उन लॉ के, उनको वो ट्रायल उनका कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इसीलिए ये स्पेसिफिकली हेल्ड किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। क्योंकि जैसे कोई एक्ट किया गया है, कोई ट्रांजैक्शन है, कोई ऑफेंस किया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट होने से पहले है, तो हम उसमें फंडामेंटल राइट इन्वोक नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। जैसे कि कोई पर्सन है वो अगर प्रोसिक्यूट होता है किसी लॉ के अंदर, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, उसने लॉ की वायलेशन किया, ऑफेंस किया है, तो वो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी उसका ट्रायल है वो वैसे ही चलेगा, उसको वैसे ही उसकी सजा होगी। ये नहीं कह सकते कि वह अगर कोई इसकी प्रोविजन इनकंसिस्टेंस है तो वो उस प्रोविजन को इन्वोक नहीं कर सकता, फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन उसको नहीं मिलेगी। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ये केस था जो इम्पोर्टेंट था, इन माधवन मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जो डिसाइड हुआ था 22 जनवरी 1951 को। इसके जो फैक्ट थे वो अपीलेंट था जो इसमें वो सेक्रेटरी था पीपल पब्लिशिंग हाउस का।
उसने सितंबर 1949 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की डेट है कमेंसमेंट के, पैम्फलेट एक अपने न्यूज़पेपर में दिया जिसका टाइटल था रेलवे मजदूरों के खिलाफ नई साजिश। अब पेलेंट ये कहता था कि जो पैम्फलेट है वो एक एज ए बुक है, वो इसकी बुक की मीनिंग में है जो कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट के अंतर्गत आता है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम पे ये व्यू लिया कि जो पैम्फलेट है वो न्यूज शीट है जो इंडियन एक्सप्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट, इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट 1931 की डेफिनेशन में आता है और इसके लिए उसको अथॉरिटी की अंडर सेक्शन 15 क्लॉज 1 के अंतर्गत उसको परमिशन लेनी थी, उसने नहीं ली। उसने जो ऑफेंस हुआ है वो अंडर सेक्शन 18 क्लॉज 1 के अंडर वो प्रोसिक्यूटेबल है, उसमें वो उसकी प्रोसिक्यूशन हो सकती है। तो पिटिशनर ने ये चैलेंज किया था बाय इन्वोकिंग आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है जो कि राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच है, उसको इन्वोक किया था और बोला था कि ये जो प्रोसीडिंग है उसके अगेंस्ट वो क्वैश की जाए क्योंकि ये उसके फंडामेंटल राइट की वायलेशन करती हैं। तो कोर्ट ने स्पेसिफिक हेल्ड किया था कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 है वो उन केसेस में अप्लाई नहीं हो सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले के केसिंग है, और जो अपीलेंट के खिलाफ जो प्रोसीडिंग है वो इससे अफेक्टेड नहीं करती है। और कोर्ट ने ये स्पेसिफिकली हेल्ड कर दिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो एब इनिशियो वाइड किसी भी एक्ट को शुरू से ही खारिज नहीं करता, बट वो उस प्रोविजन को, उस लॉ को उतना ही अनफैक्चुअल और वाइड करता है जहां तक वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन करता है, क्योंकि ये ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हुआ है। इसके लिए अपीलेंट को इसका कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। तो अब बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की। जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है वो फार्मूलेट किया गया था जस्टिस दास के द्वारा। इन्होंने केस डिसाइड में हिस्सा लिया था, वो था बिकाजीत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये केस डिसाइड हुआ था 29 सितंबर 1955 को। इस केस में बेरार मोटर्स व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट था वो पास किया गया था 1947 में, और इसमें ऑथोराइज किया गया था स्टेट गवर्नमेंट को कि वह मोटर ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस है उसको रेगुलेट करने के लिए रूल्स बना सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट होने के बाद इसको चैलेंज किया गया, इस अमेंडमेंट को बोला गया कि ये एक आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि हमें प्रैक्टिस यानी प्रोफेशन, बिजनेस और कैरी करने को, ट्रेड और बिजनेस कैरी करने की आज़ादी देती है, उसकी वायलेशन है। क्योंकि ये जो अमेंडमेंट थी ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन थी, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने से पहले थी, तो जो डॉक्ट्रिन है वो एक्लिप्स इसमें अप्लाई हुआ। द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बेस लेजिस्लेशन वर मेड इन ऑपरेटिव सून इन 1951। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जी है वो अमेंड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, जिसमें ये आर्टिकल जो इंसर्ट किया गया था, क्लॉज इंसर्ट की गई थी आर्टिकल में, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किसी भी बिजनेस या ट्रेड में लगाने की आज़ादी होती। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया, जो अमेंडमेंट एक्ट की जो 1947 थी, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट की, उसकी जो प्रोविजन थी स्टेट रेगुलेट करने की जो प्रोविजन थी उसको एक्लिप्स कर दिया, उसको ओवरटर्न कर दिया, क्योंकि जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें अमेंडमेंट में ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने की पावर स्टेट को दे दी गई थी। तो ये एक्ट ने उस अमेंडमेंट एक्ट को, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट को एक्ट को ओवरटर्निंग करके इसमें एक्लिप्स का जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल हुआ और ये लॉ है वो इन्फोर्सेबल हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन किया कि द इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट वाज टू रिमूव द शैडो एंड मेक द इम्प्रूवमेंट एक्ट फ्री फ्रॉम ऑल ब्लेमिश एंड इन्फर्मिटी। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो एक्ट की जो शैडो है, जो एक्लिप्स है, वो हटा दी गई है और ये एक्ट है अब पूरी तरह से फ्री है, ये किसी भी चीज़ की कोई भी वायलेशन नहीं करता और ये स्टिल इन्फोर्सेबल है।
अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है वो सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में ही इन्वोक किया जा सकता है, विच वॉज वैलिड व्हेन इट वॉज एनेक्टेड, बट द शैडो वॉज कास्ट बाय सुपरवीनिंग event, namely inconsistency with the constitution which came into existence subsequently। अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्यों एप्लीकेबल होता है, उसका रीज़न ये है कि वो लॉ है वो पहले से एग्जिस्ट करते हैं और वो वैलिड हैं। कुछ अब अगर बाद में प्रोविज़न आती है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न आ गई और वो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको शेडो कर रही है, एक्लिप्स मीन्स शेडो कर रही है उस प्रोविज़न को। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की उस प्रोविज़न को पार्लियामेंट बाय लॉ उसको रिमूव कर देती है, तो जो बाकी का जो लॉ है वो एज इट ही ओके रहेगा, इन्फोर्सेबल रहेगा। तो इसीलिए ही वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में एप्लीकेबल है। अब ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं है, क्योंकि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा कि क्लॉज 2 मना करती है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, जो लॉ बना ही नहीं सकती वो एब इनिशियो वाइड होता है। तो उसमें एक्लिप्स का जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल करने का कोई मीनिंग ही नहीं है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने इन दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जो डिसाइड हुआ था 15 जनवरी 1959 को, इसमें क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में डिफरेंस दिया था। तो इसमें क्लियर कट कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो क्लॉज 1 है वो डील करती है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को, क्लॉज 2 डील करती है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को, क्योंकि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ शुरू से ही इनवैलिड हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 की वायलेशन करती हैं। तो क्योंकि पार्ट क्लॉज 2 में स्टेट को प्रोहिबिशन है कि वो ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती, इसीलिए वो एब इनिशियो वाइड ही होंगे। क्यों फर्दर हम देखते हैं कि जो लॉ है वो जो लॉ की स्पिरिट है, स्टेट की पावर है, वो लॉ है वो प्रोहिबिशन है, इज ए स्टिल बॉर्न लॉ, वो डेड लॉ है। अगर कोई डेड लॉ है, लॉ बना ही नहीं है, तो उसमें आप एक्लिप्स का नियम है वो कैसे लागू करोगे, उसमें एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। जो लॉ है उसके ऊपर अगर शेडो क्रिएट होती है और वो शेडो रिमूव करती है तो एक्लिप्स का एप्लीकेबल प्रिंसिपल हो जाता है। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्री अंबिका मिल्स में भी स्टेट ने इसको क्लियर किया कि जो स्टिल बॉर्न लॉ है, जो डेड लॉ हैं, उनके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का प्रिंसिपल जो एप्लीकेबल करने का कोई स्कोप नहीं है। जो कोर्ट कहती है कि जो वाइडनेस ऑफ लॉ है अंडर क्लॉज 1 एंड 2 आर्टिकल, वो वाइडनेस इन रेम नहीं है, वो जर्नल नहीं है, वो एक्सटेंड टू ओनली टू द इनकंसिस्टेंसी, जहां तक वो संगत है, अनुकूल नहीं है, कंट्रावेंशन करती है फंडामेंटल राइट को, वो वहां तक ही वो इनवैलिड लॉ माना जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अब देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी। सेवेरेबिलिटी रूल्स क्या है? सेवेरेबिलिटी रूल्स है वो कोर्ट को डॉक्यूमेंट के उस पार्ट को रीड करने का अलाउ करता है जो वैलिड है, और जो बाकी जो डिफेक्टिव पार्ट है उसको कोर्ट रीड नहीं करता, उसको छोड़ देता है। इट मीन्स वो डॉक्यूमेंट को सेपरेट कर देते हैं। कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है, लॉ है, स्टैट्यूट है, वो अगर एक उसका पार्ट है वो रीडेबल है, रीडेबल सेंस वो वैलिड है, और दूसरा पार्ट इनवैलिड है, तो उनको वो सेपरेट किया जा सकता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी मीन्स व्हेन सम प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूट ऑफेंड अगेंस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। कोई भी अगर स्टैट्यूट की कोई प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन के अगेंस्ट है तो उसको सेवेरेबल है, वो रेस्ट ऑफ स्टैट्यूट है, जो बाकी का जो हिस्सा है उस लॉ का, स्टैट्यूट का, उससे वो अलग किया जा सकता है। और जो पार्ट है वो वाइड डिक्लेयर है, वही जो पार्ट इनवैलिड है उसी को ही वाइड डिक्लेयर किया जाएगा। पूरे के पूरे स्टैट्यूट को, पूरे के पूरे लॉ को वाइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो जो प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने RMD चैम्बर बुगवला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिसाइड हुआ था 9 अप्रैल 1957 को। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ प्रिंसिपल थे वो हेल्ड किए थे कि कौन से केसेस में डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी एप्लीकेबल हो सकता है। तो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि
क्या वो पार्ट वैलिड हैं या इनवैलिड हैं, वो स्टैट्यूट है वो सेपरेबल फ्रॉम इन पार्ट ऑफ वैलिड हैं। इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें लेजिस्लेचर जिसने उसको स्टैट्यूट को ड्राफ्ट किया है, पास किया है, उसकी क्या इंटेंशन थी, उसकी वो एक डिटर्मिनिंग फैक्टर होगा। क्या अगर स्टैट्यूट लेजिस्लेचर को ये लगता कि अगर वो वैलिड पार्ट है, अगर वो इनेक्ट करती उस वैलिड पार्ट को और ये जानती होती कि इसकी वजह से कि पूरे का पूरा एक्ट है वो इनवैलिड हो जाता, तो ये एक टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट अप्लाई कर सकती है कि वह वैलिड पार्ट है या वो सेपरेबल है या नहीं है। उसके बाद जो वैलिड और इनवैलिड की प्रोविजंस है वो इन एक्सट्रैक्टेबली मिक्सड अप है कि वो इतनी ज़्यादा मिक्स है कि उनको सेपरेट एक दूसरे से नहीं किया जा सकता, और जो इनवैलिड पोर्शन बच जाता है पीछे से वो उस एक्ट को नहीं कहीं भी एप्लीकेबल हो सकता, तो वो पूरे का पूरा ही एक्ट इनवैलिड हो जाएगा, पूरे का पूरा ही। इट मीन्स अगर दो स्टैट्यूट की कोई प्रोविज़न है जिसको सेपरेट ही नहीं किया जा सकता, तो वो पूरे का पूरा है एक्ट है जो स्टैट्यूट है वो पूरे का पूरा इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद अगर जो थर्ड है कि हम अगर जो प्रोविजंस हैं वो इस तरह से अलग या सेपरेट की जाती हैं, और वो सेपरेट करने के बाद इनवैलिड जो प्रोविज़न है वो सेपरेट करने के बाद जो बाकी का जो रहता है प्रोविज़न रहती है वो एक कंप्लीट कोड बच जाता है, और वो उसको एज इट ही एप्लीकेबल किया जा सकता है, तो वो इन्फोर्सेबल है। उस रेस्ट जो इनवैलिड है उसको छोड़ के बाकी का जो कोड है वो वैलिड है, इन्फोर्सेबल है। उसके बाद अगर जो प्रोविज़न है वो सेपरेट करने के बाद, इनवैलिड प्रोविज़न सेपरेट करने के बाद जो सिंगल जो पार्ट बचता है उसको जो लेजिस्लेचर की जो इंटेंशन है कि वो एक सिंगल स्कीम में एक प्रॉपर एक पूरे का पूरा एज ए होल कोड अगर ऑपरेटिव होना है, तो वो अगर उसको सेपरेट करने के बाद उस कोड को एक एज इट एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता तो एज ए होल, तो वो एक पूरे का पूरा ही एक्ट उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया जाएगा। अब जैसे वैलिड और इनवैलिड पार्ट है वो इंडिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल वो उनके जो चैप्टर्स हैं, उनके जो सेक्शन है वो टोटली ही इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, बट वो एक पार्ट एक प्रॉपर स्कीम वो एप्लीकेबल नहीं करते, और उसको ख़त्म करने के बाद जो इनवैलिड पोर्शन है उसको ख़त्म करने का, इनवैलिड पार्ट प्रोविज़न उनको ख़त्म करने के बाद जो बाकी का जो प्रोविज़न रहती हैं वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, उसमें इतना ज़्यादा सब्सटेंस नहीं है कि जो जब वो लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया था तो एक सब्सटेंटिव जो लॉ था वो प्रोविज़न अगर हम हटा देंगे तो एक सब्सटेंटिव लॉ नहीं रहेगा, तो उस जो पूरे का पूरा एक्ट है स्टैट्यूट है उसको ही रिजेक्ट किया जाएगा। तो उसके बाद अगर इनवैलिड पोर्शन है वो स्टैट्यूट के बाद इनवैलिड पोर्शन हट जाता है, बट उसके बाद जो वैलिड पोर्शन रहता है उसको बिना अमेंडमेंट किए या मॉडिफिकेशन किए उसको एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता एज इट, तो उसको भी पूरे के पूरे एक्ट को वाइड डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि अदरवाइज वो एक जुडिशियल लेजिस्लेशन बन जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश डिसाइड किया था 19 मई 1950 को। इसमें जो पिटिशनर था उसने प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट 1950 को चैलेंज किया था अंडर आर्टिकल 32 बाय वे ऑफ अ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, और उसने अपनी रिलीज के लिए प्रेयर किया था इस ग्राउंड के कि जो प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट है वो आर्टिकल 22 की वायलेशन करता है और उसे इसके अंदर डिटेन करना इलीगल है। कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, उसके जो सेक्शन 14 है पर्टिकुलर सेक्शन है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, और बाकी का जो सेक्शन 14 को माइनस करने के बाद उस एक्ट से जो बाकी का जो पूरे का पूरा लॉ प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट था उसको एज इट ही अनअफेक्टेड रहा, वो एज इट ही लागू किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सेवेरेबिलिटी का जो प्रिंसिपल था वो अप्लाई किया, और बाकी का स्टैट्यूट एज इट ही रहा, उसमें सिर्फ आर्टिकल जो सेक्शन 14 है उसको ही स्ट्राइक डाउन किया।
जैसे कि मनरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो चैलेंज हुआ था, उसमें से कोर्ट ने सिर्फ सेक्शन 4 और सेक्शन 55 ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का उसको ही स्ट्राइक डाउन किया, उसको ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया। पूरी की पूरी 42nd अमेंडमेंट एक्ट को जो है वो वाइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया। सेक्शन 4 है वो अमेंड करता था आर्टिकल 31 क्लॉज सी को, और सेक्शन 55 था वो अमेंड करता था आर्टिकल 368 को। तो ये हमें क्लियर है कि वो जो सवेरेबिलिटी है वो मींस अगर किसी स्टैट्यूट में कुछ चैप्टर हैं, कुछ सेक्शन है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, हम उसको अलग करते हैं और बाकी जो बचता है उसको इफेक्टिवली एप्लीकेबल किया जा सकता है, तो उसमें सवेरेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो अमेंडमेंट है अंडर आर्टिकल 368 क्या वो लॉ की डेफिनेशन में आती है, जो लॉ की डेफिनेशन आर्टिकल 13 में दी गई है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 13 कहता है भी कोई भी ऐसा लॉ सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो इसीलिए क्या वो लॉ की डेफिनेशन में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे पहला इस पॉइंट पे केस डिसाइड किया था वो था शंकरी प्रसाद यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो 368 है और आर्टिकल 13 है वो अलग अलग है। 368 है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है पार्लियामेंट के पास, और जो लॉ टर्म यूज की गई है आर्टिकल 13 में वो सिर्फ एक लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट के पास, जो कि पार्लियामेंट को दी गई है 368 की प्रोविजन को छोड़ के। इस केस को गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब के केस ने सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया शंकरी प्रसाद को, और बोला कि ये जो टर्म है ला आर्टिकल 13 है ये अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 360 इंक्लूड होगी। तो जो गोलकनाथ के केस का डिसीजन था उसकी वजह से ही पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 को पास किया, जिसमें क्लॉज 4 आर्टिकल 13 एंड क्लॉज 3 इन आर्टिकल 368 है उसको इंसर्ट किया, जो कहती है कि नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 13 के कुछ भी एप्लीकेबल है वो आर्टिकल 368 की अमेंडमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये जो कन्फर्म है 24th अमेंडमेंट है, इसको केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में इसको सुप्रीम कोर्ट ने कन्फर्म किया, और ये बोला कि जो टर्म लॉ है जो आर्टिकल 13 में यूज की गई है वो आर्टिकल 368 से एक्सक्लूडिंग है, वो अलग है। तो क्रक्स ये है कि 368 का जो अमेंडमेंट है वो अलग है, उसकी डेफिनेशन 13 की लॉ की डेफिनेशन में नहीं आती। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आर्टिकल 13 जो था, जो लॉ है वो अगर इनकंसिस्टेंस है तो वो वाइड होंगे, बट उसी हद तक जहां तक वो उसकी वायलेशन करती हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।